हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग एसआई परीक्षा, एसआई और एएसआई अर्थात सूबेदार, उप निरीक्षक संवर्ग, प्लाटून कमांडर जो परीक्षा है उस पर आधारित, जो भारतीय अर्थव्यवस्था पर आधारित क्वेश्चंस को लेके आया हूँ। यहाँ टोटल 75 क्वेश्चंस होने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चंस को लेके आई हूँ जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर देखते हैं और अपनी तैयारी को परखते हैं कि हम कितने तैयार हैं इस परीक्षा के लिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सेवा क्षेत्र के लिए सत्य है। 3 क्षेत्र होते हैं, ये आपको पता है। एक आपका कृषि वाला क्षेत्र होता है, फिर औद्योगिक क्षेत्र होता है और सेवा क्षेत्र। तो सेवा क्षेत्र के बारे में आपको जानना है। भारतीय अर्थव्यवस्था में इसके योगदान आधे से अधिक है। वर्ष 2014-15 में सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर 10.3% थी। सेवा क्षेत्र भारत की आर्थिक समृद्धि का सबसे कमजोर वाहक है और भारत का सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का सबसे गतिशील क्षेत्र है। अब इसमें से आपको चयन करना था। पहला बिल्कुल सही है। भारतीय अर्थव्यवस्था में इसके आधे से अधिक 2000 से सन 2000 से हमेशा 50% से ऊपर दे रहा है इसका जो जीडीपी में जो योगदान होता है। वर्ष 2014-15 में सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर 10.3% थी, ये भी सही है। सेवा क्षेत्र भारत की आर्थिक समृद्धि के सबसे कमजोर वाहक है, बिल्कुल गलत है। भारत का सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का सबसे गतिशील क्षेत्र है, ये भी सही है। माने 1 2 4 1 2 4 माने ये वाला सी वाला सही आंसर इसमें आएगा। क्वेश्चन यहाँ पर भारत में वर्तमान में 2025 में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी थी, ये आपको बताना है। 10, 13, 14, 16। अभी वर्तमान में 14 ही है। 26 में भी 14 है, 2025 तक 14 ही महारत्न कंपनियां थी। भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन तैयार किया जाता है भारतीय विकास परिषद द्वारा, भारतीय उत्पादकता परिषद द्वारा, भारतीय आय समिति द्वारा, एक केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका डी आएगा। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा इसका तैयार किया जाता है। तो सही आंसर तीसरे का डी होगा। क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है। अब इसमें से 4 ऑप्शन है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद को कुल जनसंख्या से भाग देकर, सकल घरेलू उत्पाद को कुल जनसंख्या से भाग देकर, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को कुल जनसंख्या से भाग देकर, या शुद्ध घरेलू उत्पाद को कुल जनसंख्या से भाग देकर। सही आंसर सी आएगा। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी में, जो एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है, उसमें पूरे जनसंख्या को हम क्या कर देते हैं, भाग देते हैं। पूरी जनसंख्या को भाग देते हैं और जो निकलता है वो प्रति व्यक्ति आय होता है। भारत में कृषि आय की गणना की जाती है उत्पादन विधि से, आय विधि से, व्यय विधि से, उपरोक्त सभी से। सही आंसर ए आएगा। उत्पादन विधि यहाँ पर कृषि आय के लिए की जाती है, अर्थात ये देख लिया जाता है कि एक साल में कितना उत्पादन हुआ। उस उत्पादन में एक साल में जितना उत्पादन होता है उसमें जो लागत लगी होती है उसको माइनस कर दिया जाता है। इस प्रकार हम आसानी से इसमें निकाल सकते हैं कि कृषि में जीडीपी में योगदान कितना है। प्रत्येक का हम लोग किसानों से नहीं पूछते रहेंगे कि आपका आय कितना है। यहाँ पर सीधा उत्पादन विधि का रोल यहाँ पर लगाया जाता है। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, मुद्रा स्फीति के दौरान मुद्रा का मूल्य। अब मुद्रा स्फीति मतलब साफ है, मुद्रा मतलब प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। आज का वर्तमान दौर मुद्रा स्फीति का दौर है। अब इसमें आपको बताना है, बढ़ता है इसमें मुद्रा का मूल्य, जो मुद्रा का मूल्य क्या है, बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, इनमें से कोई नहीं। नो डाउट यहाँ पर घटता जाता है। $1 के अभी 95 दशमलव कुछ कुछ आ गया, मतलब 95 रुपए से ज्यादा आ गया आज के डेट के अनुसार। 95 रुपए के आसपास आ गया, मतलब हमारा रुपए का जो दर्रा है, दर्जा वो घटता जा रहा है। किसके अनुपात में, तो डॉलर के अनुपात में। तो मुद्रा का मूल्य, मुद्रा स्फीति के दौर है, महंगाई का दौर है, तो यहाँ पर घटता है। भारत में राष्ट्रीय आय को सर्वप्रथम किसके द्वारा मापा गया? विलियम डिकोई, दादा भाई नौरोजी, पीसी महालनोबिस और BKRB राव। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, दादा भाई नौरोजी।
1867-68 सन भी देख लेंगे। 1867-68 में इन्होंने ये बताया था 68 ये देखेंगे। और उन्होंने बताया था कि भारत की राष्ट्रीय आय कितनी, 20 रुपए। ये भी कभी कभी पूछता है, 20 रुपए। और किस पुस्तक में बताया था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इनकी पुस्तक का नाम पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें दादा भाई नौरोजी ने बताया था। तीनों क्वेश्चन यहाँ पर देखना है आपको। दादा भाई नौरोजी कितना रुपए, तो 20 रुपए बताया था। पुस्तक का नाम द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, सन 1867-68 में। क्वेश्चंस यहाँ पर आपके सामने हैं कि भारत में वस्तु सेवा कर माने जीएसटी कब लागू किया गया था। 1 जनवरी 2017, 1 जुलाई 2017, 1 अप्रैल 2017, 1 फरवरी 2017। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा 1 जुलाई 2017 को। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय मापने की विधि है, व्यय विधि, आय विधि, उत्पादन विधि। वास्तव में सभी से नापते हैं तो ऊपर के सभी टी वाला आंसर इसका आएगा। क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद को मापते समय निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु शामिल नहीं की जाती। इसमें याद रखना, अवैध और अवकाश गतिविधियां, विशुद्ध रूप से वित्तीय लेन देन, प्रयुक्त वस्तुओं और गैर बाजार वस्तुओं और सेवाओं का स्थानांतरण, ऊपर के सभी। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसमें डी आ जाएगा। माने किसी को शामिल नहीं, अवैध और अवकाश गतिविधियों को शामिल नहीं किया जाएगा, विशुद्ध रूप से वित्तीय लेन देन को भी शामिल नहीं किया जाएगा, और प्रयुक्त वस्तुओं और गैर बाजार वस्तुओं के सेवाओं के स्थानांतरण को भी शामिल नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय का भाग नहीं है। मजदूरी और वेतन, लाभ, किराया, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज। तो ये डी वाला ही आएगा। राष्ट्रीय ऋण पर जो ब्याज होता है ये राष्ट्रीय आय का भाग नहीं होता, क्योंकि ये ब्याज जो प्राप्त होता है, राष्ट्रीय ऋण का ब्याज, वो एक साल के बाद मिलता है ना ब्याज। क्योंकि 1 साल बाद ब्याज मिलेगा। तो जो कि इस ब्याज को पहले साल ही जोड़ दिया गया, तो दोबारा क्यों जोड़ा जाएगा। जब इसको लिया गया तभी जोड़ दिया गया था, तो दोबारा क्यों जोड़ा। इसलिए राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज को शामिल नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन हमारे सामने, भारत को सकल घरेलू उत्पाद का सर्वाधिक हिस्सा किस क्षेत्र से प्राप्त होता है। तो ये आपको बताना है। वैसे कॉमन क्वेश्चन है, सब जानते हैं कि सेवा क्षेत्र में 50% से ज्यादा योगदान दे रहा है जीडीपी में। तो सेवा क्षेत्र जो होता है सबसे ज्यादा योगदान देता है। ये कॉमन सा क्वेश्चन था। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है। विश्व व्यापार संगठन, बाजार लागत, तय लागत या कारक लागत। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका कारक लागत पर की जाती है, अर्थात फैक्टर कॉस्ट पर ली जाती है। इसमें क्या देखा जाता है, इसमें श्रम कितना हुआ, भूमि कितनी लगी, पूंजी कितने लगी, कुल लागत कितना हुआ। तो कारक लागत पर हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय आय बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना कारक लागत पर की जाती है, कितना ज्यादा कारक लगा यहाँ पर। तो ये याद रखना है, फैक्टर, इसको फैक्टर कॉस्ट कहते हैं यहाँ पर, कारक लागत। क्वेश्चन राष्ट्रीय आय में शामिल है भूकंप पीड़ितों को वित्तीय सहायता, किसी बच्चे का जेब खर्च, लॉटरी कोई पुरस्कार जीतना, नए मकान का निर्माण। तो देखो, भूकंप पीड़ित में वित्तीय सहायता है तो पैसा जा रहा है, ये सब नहीं शामिल होगा। किसी बच्चे का जेब खर्च, कोई उत्पादन में भूमिका नहीं। कि लॉटरी में कोई पुरस्कार जीतना, कोई उत्पादन में भूमिका नहीं यहाँ पर। तो ये नए मकान का निर्माण जब होगा तो इसमें पूंजी का भी विकास हो रहा है, और जो श्रम को, क्योंकि पेमेंट लगेगा, पैसे का भी पैसा खपेगा, मजदूरों को पैसा इनकम होगा, कहीं ना कहीं से ये पूरा काम करेगा। तो नए मकान का जो निर्माण है यह राष्ट्रीय आय में शामिल होगा। क्वेश्चन हमारे सामने, राजकोषीय नीति किससे संबंध रखती है। सरकारी राजस्व, सरकारी खर्च एवं ऋण, बैंक दर नीति, ए और बी दोनों। तो राजकोषीय नीति मतलब दोनों आ जाएगा। सरकारी राजस्व कितना प्राप्त हो रहा और सरकारी खर्च कितना, क्या सरकारी राजस्व आय कितना, व्यय कितने, ये दोनों शामिल होगा। किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण निर्भर करता है कुल आय पर, कुल मांग पर, कुल बचत पर, कुल उत्पादन पर। तो पूंजी निर्माण तभी होगा ना जब आप बचत करोगे, तो सी वाला आएगा, कुल बचत पर यह डिपेंड करता है।
क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना एवं उनके लक्ष्य दिए गए हैं। योजना व साक्ष्य का सही जोड़ी बनाइए। ऐसी जोड़ी में फायदा ये होता है, अगर आपको कुछ भी एक मालूम हो तो आपका पूरा ये बता देता है। जैसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमको मालूम है कि औद्योगिक क्षेत्र का विकास हुआ था, मैंने ए का चौथा, और पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन हुआ था। तो चार एक, अब चार एक देखो, ए का चार और बी का एक कहीं में नहीं दिया है, ए का चार और बी का एक, मतलब चुगली यही कर दिया। ए का चार, बी का एक, सी का फिर दो हो जाएगा, मतलब नौवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि और ग्रामीण विकास किया गया। और डी का आपका थर्ड हो जाएगा, 12वीं पंचवर्षीय योजना में तीव्र धारणी और अधिक समावेशी विकास से संबंधित रहा है। क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति को रोका जा सकता है, माने महंगाई को कैसे रोक सकते हो? निर्यात बढ़ाकर, मुद्रा पूर्ति बढ़ाकर, सरकारी व्यय बढ़ाकर, या मुद्रा पूर्ति घटाकर। तो यहाँ पर ऑप्शन में अगर देखें, मुद्रा पूर्ति बढ़ाकर तो हो ही नहीं सकता और सरकारी व्यय बढ़ाकर हो नहीं सकता। अब दो चीज होता है मुद्रास्फीति को रोकने के लिए, या तो निर्यात बढ़ाइए या तो मुद्रा पूर्ति घटाकर। निर्यात बढ़ाना थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, तो आरबीआई क्या करती है, डायरेक्ट सीआरआर मैंने सीआरआर बढ़ा देती है, अर्थात मुद्रा पूर्ति घटाने का एक चीज है। इस सीआर केस रिजर्व रेशियो को क्या करता है, बढ़ा देता है, ताकि बैंक का जो जमा पूंजी आरबीआई के पास आ जाता है, जिससे मुद्रा पूर्ति ये घट जाती है, और इस प्रकार इसको रोका जा सकता है। डी सही आंसर आएगा। राजकोषीय नीति का संबंध है, ये आपको बताना है किससे संबंध है। अर्थव्यवस्था मुद्रा पूर्ति से, बैंकिंग व्यवस्था में विनियमन से, आर्थिक विकास के लिए नियोजन से, सरकार के आय और व्यय से। राजकोषीय नीति वास्तव में सरकार के आय और व्यय से ताल्लुक रखता है। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, मुद्रा का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कार्य है, ये आपको बताना है। स्थगित भुगतान का मानक, क्रेडिट का आधार, मूल्य का अंतरण, या मूल्य का मापन। वास्तव में यह मूल्य का मापन करता है। मुद्रास्फीति के एक अनिवार्य लक्षण है उत्पादन में कमी, कीमत में वृद्धि, कालाबाजारी की अनुपस्थिति, कालाबाजारी की उपस्थिति। अब यहाँ पर तो अनुपस्थिति तो कभी होगा नहीं। अब ये तीन में से सबसे अनिवार्य कॉमन जो फैक्टर है वो कीमत में वृद्धि होगी ही होगी। मुद्रास्फीति में महंगाई मैंने कीमत में वृद्धि होगी ही होगी। उत्पादन में कमी हो सकता है, कालाबाजारी की उपस्थिति हो सकती है, लेकिन कीमत में हमेशा वृद्धि होगी। क्वेश्चन यहाँ पर है, नकदी रिजर्व अनुपात माने केस रिजर्व रेशियो का निर्धारण आमतौर पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? बाजार शक्तियों के मुक्त खेल द्वारा, कमर्शियल बैंकों द्वारा, केंद्रीय बैंकों द्वारा, केंद्रीय सरकार द्वारा। तो ये जो नकदी रिजर्व अनुपात उन्हें केस रिजर्व जो सीआरआर, इसको सीआरआर कहते हैं। अर्थात कोई भी वाणिज्यिक बैंक को कुछ पैसे आरबीआई के पास जमा रखने पड़ते हैं, उसी को हम केस नगद रिजर्व अनुपात सीआरआर केस रिजर्व रेशियो कहते हैं। ये केंद्रीय बैंकों द्वारा किया जाता है, तो हमारे यहाँ पर आरबीआई के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का साधन नहीं है? बैंक दर, सरकारी व्यय, कर, या लाइसेंस फीस। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बैंक दर, ये आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति का में आता है, न कि यह राजकोषीय नीति का अंश है। क्वेश्चन हमारे सामने, मुद्रा स्फीति मूल्य वृद्धि के काल में मुद्रा की पूर्ति बही रहती है, बढ़ जाती है, घट जाती है, समानुपातिक रूप से बढ़ घट जाती है। अब मुद्रा स्फीति हो रहा मतलब मुद्रा बढ़ रहा है, तो यहाँ बी वाला आ जाएगा, ये बढ़ जाती है। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, घाटे की वित्त व्यवस्था एक साधन है मौद्रिक नीति का, उदार नीति का, राजकोषीय नीति का, या कर नीति का। इसमें से कोई एक। सही आंसर सी आएगा, ये राजकोषीय नीति का। राजकोषीय नीति का है, घाटे की वित्त व्यवस्था करते मतलब गवर्नमेंट अपने आप को कल्याणकारी बताना चाहता है। बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर जनता वाणिज्यिक बैंकों का ऋण लेती है, जिस पर जनता भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण लेती है, जिस पर वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण लेती है, और जिस पर वाणिज्यिक बैंक जनता से ऋण लेती है। यहाँ पर सी वाला आएगा, जिस पर वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण लेती है वो होता है बैंक दर। और बता दूं, 365 दिन से कम 365 दिन होना था। 365 दिन प्लस है तो बैंक दर होता है। 365 दिन से नीचे हो जाएगा तो रेपो दर कहलाता है, जिसे वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से ऋण लेती है।
क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। उत्तम मुद्रा निकृष्ट मुद्रा को संचलन से बाहर निकाल देती है। निकृष्ट मुद्रा उत्तम मुद्रा को संचलन से बाहर निकाल देती है। उत्तम और निकृष्ट मुद्रा एक साथ संचलन नहीं कर सकते, कह नहीं सकते। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका भी आएगा, निकृष्ट मुद्रा उत्तम मुद्रा को संचलन से बाहर कर देती है। आपने देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, सड़े गले नोट, अगर उसके पर्स में बहुत सारे सड़े गले नोट मिल है और एक अच्छा नोट मिलता है तो एक अच्छे नोट को तुरंत रख लेगा और सड़े गले नोट को बाहर निकालता रहेगा। ऐसा आता, नया सिक्का जारी हुआ, कुछ अच्छा लगा तो उसे घर में रख लेते हैं और बाकी सिक्का को जारी करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि नया मुद्रा, अब गवर्नमेंट सोचती है कि मैं तो नया नया मुद्रा जारी कर रहा हूँ, लेकिन बाजार में दिख क्यों नहीं रहा, दिखेगा कहाँ से, सब अपने पास रखे रहे हैं। इस प्रकार निकृष्ट मुद्रा माने जो, अब देखो, निकृष्ट मुद्रा माने गंदा जो मुद्रा है, उत्तम मुद्रा का संचलन से क्या कर दे रहा है, बाहर कर दे रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रात्मक उधार नियंत्रण तकनीक नहीं है? बैंक दर, नगद आरक्षण अनुपात, सावधि तरलता अनुपात, बचत जमा खाता, ब्याज दर में वृद्धि। इसमें से आपको बताना है, इसमें डी आएगा। बचत जमा खाता और ब्याज दर में वृद्धि से कोई ताल्लुक नहीं रहता। अगर मात्रात्मक उधार नियंत्रण करें तो बैंक दर में हेर फेर कर सकते हैं, नगद आरक्षण अनुपात CRR में कर सकते हैं, सांविधिक तरलता अनुपात SLR में कर सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, वित्त आयोग का गठन हर वर्ष होता है, 4 वर्ष में एक बार होता है, या 2 वर्ष में एक बार होता है, या 5 वर्ष में एक बार होता है? सही आंसर डी आएगा, 5 वर्ष में एक बार होता है। भारत में नोट जारी करने कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? अधिकतम प्रत्यय प्रणाली, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली, अनुपातिक प्रत्यय प्रणाली, या नीति प्रत्यय प्रणाली? सही आंसर भी आएगा, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली अपनाई जाती है। होता यह है, भारत भारत RBI जब नोट जारी करती है तो जितने रुपए का नोट जारी करेगी उसके उसके अनुपात में गोल्ड, या तो रखेगी, या तो गोल्ड और प्लस विदेशी मुद्रा, अर्थात डॉलर को भी रख सकती है। मैंने गोल्ड प्लस विदेशी मुद्रा रखती है, एक निश्चित अनुपात होता है, उसके जितना अनुपात में रखी है उतने अनुपात में जारी करती, इसे एक न्यूनतम आरक्षण प्रणाली कहते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, भारतीय प्रतिभूति एम्पेनियम बोर्ड सेबी की स्थापना निम्न से किस समिति के अनुशंसा पर हुई? रेखी समिति, संधानम समिति, राजा चलय समिति, या SA दवे समिति? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर SK दवे समिति। प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति कब उत्पन्न होती है? जब आयात की मात्रा निर्यात से अधिक होती है, जब राजकोषीय घाटा एक निश्चित सीमा से अधिक हो जाता है, जब मुद्रा स्थिति की दर ऊंची होती है, जब प्रत्यक्ष कर ऊंचा होता है। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर, हम आयात की दर, निर्यात कम हो रहा है, आयात ज्यादा हो रहा है, तो मेरा पैसा तो चला जाएगा ना विदेश में, तो ये प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति बन जाती है। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं? ऐसी मुद्रा जो सोने के रूप में हो, ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ हो, ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ ना हो, ऐसी मुद्रा जो ऋण के बदले चुकाई जाती है, ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ ना हो, जैसे डॉलर। भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, या कोलकाता? इसमें से आपको बताना है। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ISI, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता, डी कोलकाता में स्थित है। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से क्या रेपो दर का सही अर्थ दर्शाता है? वह दर जिस पर RBI बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियां बेचता है, बैंकों द्वारा RBI से उधार लेने की दर, बैंकों द्वारा अपने महत्वपूर्ण ग्राहकों को ऑफर दी गई दर, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण देने के लिए लागू दर। इसमें से हमको मालूम है बी वाला आंसर आएगा, बैंकों द्वारा RBI से उधार लेने की दर। लेकिन एक चीज जरूर याद रखना, इसमें 365 दिन से जो कम होता है उसी को रेपो दर कहते हैं। अगर 365 दिन से अधिक का ऋण लेगा कोई भी वाणिज्यिक बैंक तो बैंक दर कहलाएगा। हमारे देश में मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित में से क्या उपाय करती है? CRR,
में वृद्धि, एसएलआर में वृद्धि, मुद्रा आपूर्ति संकुचन, रेपो रिवर्स, रेपो दर बढ़ाना। अक्सर जो गवर्नमेंट है केस रिजर्व रेशियो मैंने जो वाणिज्यिक बैंकों का है, अपने में जितना उन लोग व्यवसाय करते हैं उसमें से कुछ अंश आरबीआई पर जमा करना पड़ता है, आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है, तब रजिस्ट्रेशन होता है। एसएलआर में खुद के पास कुछ पैसा रखना पड़ता है, खुद स्वयं के पास रखना पड़ता है। क्योंकि सीआरआर में वृद्धि कर देते हैं, इसमें मुद्रा जो होता है आरबीआई के पास पहुंच जाती है और मार्केट से मुद्रा गायब हो जाती है। तो यही उपाय बार बार रिजर्व बैंक अब करता है महंगाई को रोकने के लिए, मुद्रास्फीति को रोकने के लिए। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निम्न में से किसे प्लास्टिक मुद्रा कहा जाता है? प्लास्टिक के सिक्के, क्रेडिट कार्ड या पेट्रो कार्ड, ब्रांड पत्र या चेक। तो बी वाला आंसर आएगा, क्रेडिट कार्ड एंड पेट्रो कार्ड को हम लोग प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, नाबार्ड किसका नाम है? वाणिज्यिक बैंक, वित्तीय संस्था, कृषि सहायक विशिष्ट बैंक या गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था। ये सी वाला आएगा, कृषि सहायक विशिष्ट बैंक बोलते हैं इसको। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट पूरा फुल फॉर्म होता है। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1950, 1960, 1969 या 1979। इसमें से आपको बताना है ये कब हुआ था। सही आंसर सी आएगा, 19 जुलाई 1969 को 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिनके पास लगभग 50 करोड़ से ऊपर की संपत्ति थी। क्वेश्चन से, कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था? आरबीआई, एसबीआई, यूबीआई या पीएनबी। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था। भारत में 1 रुपए का नोट तथा सिक्के, छोटे सिक्के जारी किए जाते हैं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, भारत सरकार द्वारा, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा, भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा। सही आंसर भी भारतीय सरकार द्वारा। क्वेश्चन से, भारत में पंचवर्षीय योजनाएं कहां से ग्रहण की थी? फ्रांस, भूतपूर्व सोवियत संघ, अमेरिका, इंग्लैंड या भूतपूर्व सोवियत संघ। भारत के राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा अंश कहां से आता है? तो हमने बार बार जिक्र किया था, सेवा क्षेत्र अर्थात तृतीय क्षेत्र से आता है। क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति के सिफारिश के आधार पर की गई थी? ये आपको बताना है। लोक लेखा समिति, शिवरामन समिति, नरसिम्हन समिति, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर भी आएगा शिवरामन समिति। महाल नोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया है? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी। सही आंसर भी आएगा ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के साथ। इसका नाम महाल नोबिस मॉडल दूसरी पंचवर्षीय योजना, हैरेट डोमर मॉडल पहली पंचवर्षीय योजना संबंधित था। क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व में कौन सी बड़ी अर्थव्यवस्था है? ये आपको बताना है। तीसरी, चौथी, पांचवी या छठवीं। वर्तमान में तो चौथी बनी हुई है, तो यह बी आएगा 46 का, जो चौथी पंचवर्षीय योजना है। कपाड़ का संबंध है ग्रामीण कल्याण कार्यक्रम में सहायता मूल्यांकन से, कंप्यूटर हार्डवेयर से, निर्यात वृद्धि और परामर्श सेवा से, बड़े उद्योगों प्रदूषण से नियंत्रण से। सही आंसर ए आएगा ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों को सहायता व मूल्यांकन से। कपाट मतलब होता है काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ ए पीपल्स एक्शंस एंड रूरल टेक्नोलॉजी। इसका फुल फॉर्म होता है, अर्थात ग्रामीण कल्याण कार्यक्रम की सहायता व मूल्यांकन से। क्वेश्चन है, भारत में व्यापक मुद्रा एमजी का सूचक क्या है? ये आपको बताना है कि जनता के पास करेंसी, बैंकों का मांग जमा, बैंकों के सावधि जमा, ये उपरोक्त सभी। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा, उपरोक्त सभी। अर्थात व्यापक मुद्रा के अंतर्गत जनता के पास करेंसी, बैंकों के में मांग जमा, बैंकों का सावधि जमा, इस सारे के सारे इसके अंतर्गत आ जाते हैं। भारतीय प्रतिभूति एम्पिनियम बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? ये आपको बताना है। 1993, 1992, 1988 या 2002। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर, भारतीय प्रतिभूति एम्पिनियम बोर्ड की स्थापना 1988 में की गई थी।
भारत में मुद्रास्फीति के आकलन हेतु प्रयोग किए जाने वाले उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? इसमें से आपको बताना है 2010, 2021, 2012, 2024। सही आंसर इसमें से कोई नहीं आएगा। वर्तमान में 2024 कर दिया गया है, 2012 नहीं। वो 2012 पहले के अनुसार जो था 2012 था, लेकिन अभी जो है 2024 ये याद रखेंगे। इसका जो आधार वर्ष बदलकर 2024 कर दिया गया है। भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 256, 293 या 356? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, अनुच्छेद 280 के तहत। राष्ट्रपति हर 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करता है। किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी? ये आपको बताना है। भूतलिंगन समिति, बांचू समिति, राज्य समिति या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर सी आएगा, राज्य समिति ने। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सही आंसर इसका जो आएगा 2012 से 2017 इसकी अवधि थी। अभी ये योजनाएं सब खत्म कर दी गई है नीति आयोग आने के बाद। क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसमें से आपको चुनना है, इनमें से आपको बताना है। सही आंसर ये आएगा 1935 में। मंदड़िया व तेजड़िया शब्दावली किससे संबंधित है? शेयर बाजार, घुड़सवारी, कर रोपण या सार्वजनिक व्यय? सही आंसर ये आएगा, ये शेयर बाजार से संबंधित है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता, भारत में कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप है, ये आपको बताना है। केवल मौसमी, केवल प्रच्छन्न, ए बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर ए और बी दोनों। केवल मौसमी तो आप जानते हैं कि 4 मास ही रोजगार मिल पाता, 12 महीने में सब खेती किसानी संबंधित है। केवल प्रच्छन्न मतलब ये होता है कि भाई जहां पर हमारे यहाँ पर क्या होता है कि एक एकड़ खेत में अगर 2 व्यक्ति से काम चल सकता है तो पूरा परिवार इसमें घुसा होता है, मैंने पूरा परिवार काम करता मिल जाएगा, ऐसा लगेगा सबको रोजगार है, लेकिन उनकी आवश्यकता ही नहीं, एक प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है। ब्याज दर नीति निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती है? ये आपको बताना है। राजकोषीय नीति, औद्योगिक नीति, मौद्रिक नीति, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ब्याज दर जो होता है ये भाई मौद्रिक नीति, ये मौद्रिक नीति जो आरबीआई जारी करता है उसके अंतर्गत आता है। क्वेश्चन यहाँ पर था, अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन किस क्रियाकलाप है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, तकनीकी क्षेत्र? तो ये प्राथमिक क्षेत्र, इसके अंदर खनन और कृषि और खनन आते हैं। पशुपालन भी आ जाता है इसके अंतर्गत, वन भी आ जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, जीएनपी और जीडीपी में अंतर आपको बताना है। यहाँ पर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अंतर बताना है। सकल विदेशी विनियोग का, शुद्ध विदेशी विनियोग का, शुद्ध निर्यात का या विदेश से शुद्ध साधन आय का? इसमें से आपको चुनना है। सही आंसर डी आएगा, विदेश से शुद्ध साधन आय का। वैसे आपको बता देता हूँ बहुत सारे अंतर होते हैं। जीएनपी में सकल घरेलू उत्पाद में देश के भौगोलिक क्षेत्र, केवल टोटल भौगोलिक क्षेत्र में एक वर्ष में कितना उत्पादन हुआ। अब इसमें नागरिक और गैर नागरिक दोनों का जोड़ लेते हैं। लेकिन जीडीपी में, सॉरी, ये जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। जबकि जीएनपी की बात किया जाए तो इसमें क्या होता है, केवल नागरिकों द्वारा देश और विदेश दोनों में। यहां पर जीडीपी में केवल देश में और जीएनपी में केवल नागरिकों के द्वारा देश में कितना उत्पादन किया और विदेश में कितना, सबको दोनों को जोड़ दिया जाता है और विदेशियों को आय को माइनस कर दिया जाता है। तो यहाँ पर विदेश से शुद्ध साधन आय का इसमें अंतर होता है। तो ये अंतर, ये डी वाला आंसर इसमें सही आंसर आएगा। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? ये आपको बताना है। चौथी, पांचवी, छठवीं या आठवीं? सही आंसर सी आएगा, ये छठवीं योजना में लॉन्च की गई थी। क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है? इसमें से आपको बताना है। रेखी समिति आयात निर्यात प्रक्रिया सरलीकरण, नंजुंदप्पा समिति रेल किराया भाड़ा, रंगराजन समिति भुगतान संतुलन और गोईपुरिया समिति बैंकिंग सेवा सुधार। रेखी समिति कर सुधार संबंधित था, आयात निर्यात से नहीं, दिया वाला गलत हो जाएगा। भुगतान संतुलन के प्रतिकूल होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? अधिमूल्यन,
अवमूल्यन, विमुद्रीकरण, उपभोक्ता, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा अवमूल्यन। जानबूझकर अपने मुद्रा का मूल्य को थोड़ा सा घटा देना, ताकि इसमें लोगों को जब बीच निर्यात करते हैं तो निर्यात करते हैं तो ज्यादा पैसा मिलेगा, क्योंकि मेरा पैसे की कीमत वो हो गया है, कम हो गया है, तो डॉलर ज्यादा, हमको डॉलर ज्यादा मिलेगा, इससे प्रोत्साहन मिलता है। ये बहुत अच्छी नीति नहीं है, लेकिन अवमूल्यन किया जाता है, भारत ने भी 1-2 बार किया है। क्वेश्चंस आता है स्टैगफ्लेशन क्या है? विकास के साथ मुद्रास्फीति, विकास के साथ अविस्फीति, अविस्फीति के पश्चात मुद्रास्फीति, या मंदी के साथ मुद्रास्फीति। इसमें से आपको बताना। सही आंसर डी आएगा, मंदी और ऊपर से महंगाई। कर संरचना संबंधी सुधारों के लिए गठित की गई समिति निम्नलिखित में से कौन सी थी? नरसिम्हन समिति, चलैया समिति, गाडगिल समिति, या केलकर समिति। इसमें से कोई एक। सही आंसर भी आएगा, कर सुधार में चलैया समिति था। नरसिम्हन समिति बात किया जाए तो बैंकिंग सुधार से संबंधित था। गाडगिल होगा तो ये जो पर्यावरण से संबंधित आ जाता, पश्चिमी घाट से संबंधित। केलकर समिति वह सार्वजनिक नीति भागीदारी से संबंधित था। क्वेश्चन है, नरसिम्हन समिति ने किस संबंध में अपने सुझाव केंद्र सरकार को दिए थे? इसमें से अभी मैंने बताया था कि बैंकिंग संबंधित, तो सी वाला आ जाएगा, बैंकिंग संरचना सुधार संबंधी। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष इनके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। वाणिज्य मंत्रालय, सीएसओ, वित्त मंत्रालय, या आर्थिक मामलों का कार्य मंत्रालय। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका सी आएगा, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। क्वेश्चन है, भारत में नीति आयोग कब स्थापित किया गया था? 2013, 14, 15, 16। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर 2015 आएगा। यदि राजकोषीय घाटे से ब्याज भुगतान निकाल दिया जाए तो शेष बराबर होगा राजस्व घाटे के, प्राथमिक घाटे के, बजट घाटे के, या मौद्रीकृत घाटे के। इसमें से कोई एक। सही आंसर ये ब्याज बजट घाटे के बराबर होगा। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, भारतीय रिजर्व बैंक में लेखा वर्ष की अवधि क्या है? अप्रैल से मार्च, जुलाई से जून, जनवरी से दिसंबर, अगस्त से जुलाई। इसमें से कोई एक। सही आंसर ए आएगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च 2020-21 से कर दिया। पहले जुलाई से जून था, 20-21 से 1 अप्रैल से 31 मार्च कर दिया गया। मुद्रास्फीति किस कारण होती? मुद्रा पूर्ति में वृद्धि तथा उत्पादन में ह्रास। उत्पादन में वृद्धि तो हो गई नहीं, वो केवल उत्पादन वृद्धि, केवल उत्पादन में ह्रास। पहला वाला ये आएगा, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि तथा उत्पादन में ह्रास। क्वेश्चन यहां पर आता है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966, या चौथी पंचवर्षीय योजना 1966 से 1971। सही आंसर यही सही नहीं है। चौथी पंचवर्षीय योजना जो है 1969, याद रखेंगे, 1969 से 1974 तक चला है। ठीक। देश में कौन से 3 वर्ष की अवधि में योजना अवकाश के रूप में मनाया गया? प्लान हॉलीडे इसको कहा जाता है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बी वाला आ जाएगा 1966 से 1969। क्वेश्चन से, भारत की मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो केंद्रीय सरकार, भारत का औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय रिजर्व बैंक, भारत का औद्योगिक विकास बैंक। सही आंसर सी आएगा, भारतीय रिजर्व बैंक यहां पर आएगा। क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना की अवधि केवल 4 वर्ष की थी? सही आंसर 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, जिसकी अवधि केवल और केवल 4 वर्ष थी। इससे पहले चुनाव हो गया था। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां पर होगा। नीचे दिए गए सूची में कृषि आधारित उद्योगों की पहचान कीजिए। यहाँ पर ईंट निर्माण उद्योग, पेट्रो रसायन उद्योग, चमड़ा उद्योग, चीनी उद्योग। अगर हम खोजेंगे तो ईंट निर्माण तो आएगा नहीं, पेट्रो रसायन भी आएगा नहीं, तो चमड़ा उद्योग जरूर आता है, चीनी उद्योग जरूर आता है, क्योंकि चमड़ा पशु संबंधित है। तो 3 और 4 ए वाला 75 का आंसर सही होगा। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।